गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बाजार क्या है, उसकी परिभाषा और उसके वर्गीकरण विषय पर चर्चा करेंगे। बाजार शब्द का प्रयोग किसी स्थान या क्षेत्र विशेष से नहीं बल्कि उसका बहुत व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। बाजार शब्द से आशय उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहाँ पर वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता आपस में प्रतियोगिता करके उस क्षेत्र भर के लिए किसी वस्तु की कीमत को निर्धारित करते हैं या एक कीमत स्थापित कर लेते हैं। या फिर बाजार उस स्थान को कहते हैं जहाँ क्रेता और विक्रेता परस्पर सौदा करते हैं। प्रोफेसर चैपमैन के अनुसार बाजार का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं वरन वह सदैव वस्तु या वस्तुओं तथा उनके क्रेता और विक्रेताओं की ओर संकेत करता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगिता करते हैं। बाजार का अर्थ हम उस साधारण क्षेत्र से लगाते हैं जिसके अंतर्गत किसी वस्तु विशेष की कीमतों के निर्धारण करने वाली जो शक्तियां हैं वो क्रियाशील होती हैं। वस्तुओं का जो बाजार है उसके विभिन्न रूपों का वर्गीकरण जो है हम निम्न आधारों पर भी कर सकते हैं, जैसे क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण, समय के अनुसार वर्गीकरण, कार्य के अनुसार, मात्रा और प्रतियोगिता के आधार पर हम बाजार का वर्गीकरण करते हैं। उसमें है क्षेत्र के अनुसार, अर्थात एक स्थान विशेष के अनुसार यदि हम बाजार का वर्गीकरण करते हैं तो वो है 4 प्रकार से। जैसे स्थानीय बाजार, जिसके अंतर्गत किसी वस्तु का जो लेन देन है वो एक स्थान विशेष तक ही सीमित होता है, जिसका जो फैलाव जिस बाजार का फैलाव और विस्तार जो है वो बहुत सीमित होता है, वो उस वस्तु का स्थानीय बाजार कहलाता है। जैसे इसमें सामान्यतः दूध, सब्जी, मछली या किसी स्थान विशेष के जो वस्त्र हैं वो पहनने के कपड़े जो हैं वो उस तक ही जो बाजार सीमित होता है। दूसरा है प्रांतीय बाजार, अर्थात जिन वस्तुओं की खरीद बिक्री पूरे राज्य या प्रांत में होती है उन वस्तुओं का बाजार प्रांतीय बाजार कहलाता है। राष्ट्रीय बाजार अर्थात जिस वस्तु का क्रय विक्रय किसी स्थान, प्रांत, राज्य तक सीमित नहीं होकर देशव्यापी होता है, अर्थात जिसके क्रेता विक्रेता देश भर में फैले होते हैं, ऐसी वस्तु का जो बाजार है वो राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार, यदि किसी वस्तु का जो क्रय विक्रय है या उस बाजार का विस्तार या फैलाव विश्व के विभिन्न भागों में होता है अर्थात जिसके क्रेता और विक्रेता संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं, उस वस्तु का बाजार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहलाएगा, अर्थात जिसमें मशीनें, कपड़ा, जो धातुएं हैं वो सब इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। फिर समय के अनुसार वर्गीकरण, इसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, जैसे दैनिक या अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार और अति दीर्घकालीन बाजार। दैनिक या अति अल्पकालीन बाजार वह बाजार होता है जिसमें विक्रेता को वस्तु की पूर्ति बढ़ाने का अधिक समय नहीं मिलता, अर्थात जहाँ पर जो मांग पक्ष है वो ही मूल्य को प्रभावित करते हैं, जहाँ पूर्ति पक्ष की अपेक्षा जो मांग है वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है, जिसमें सामान्यतः शीघ्र नाश होने वाली वस्तुएं जैसे सब्जी, दूध, मछली, मांस आदि का जो बाजार है वो अति अल्पकालीन बाजार होता है। अल्पकालीन बाजार ये ऐसे बाजार होते हैं जिसमें वस्तु की जो पूर्ति है वो दैनिक बाजारों की अपेक्षा कुछ सीमा तक ही की जा सकती है, जहाँ पर पूर्ति मांग के अनुपात में नहीं बढ़ाई जा सकती, अर्थात इसीलिए इन वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में मांग का पूर्ति से थोड़ा प्रभाव ज़्यादा होता है। दीर्घकालीन बाजार की अवधि इतनी लंबी होती है कि मांग के घटने पर जो उत्पादक है वो उस वस्तु की पूर्ति में जो कमी और मांग के बढ़ने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि कर सकता है, अर्थात मांग के अनुरूप बाजार में पूर्ति में परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि
दीर्घकाल में सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर जो बाजार में मूल्य निर्धारण होता है वो मांग और पूर्ति दोनों, मूल्य निर्धारण पर मांग और पूर्ति दोनों का समान प्रभाव रहता है। अति दीर्घकालीन बाजार की अवधि इतनी लंबी होती है कि यहाँ पर मांग और पूर्ति पक्ष, अर्थात मांग में उपभोक्ता का स्वभाव, उसकी रुचि, जनसंख्या, फैशन, जनसंख्या में वृद्धि, फैशन, इन सब के अनुसार उत्पादन में वह परिवर्तन कर सकता है। नए नए उद्योग धंधे स्थापित हो सकते हैं और वस्तु का उत्पादन जो है वो जिस सीमा तक चाहे बढ़ाया जा सकता है। अर्थात जहाँ पर मांग की तुलना में पूर्ति का जो प्रभाव है वो मूल्य निर्धारण पर अधिक पड़ता है, ऐसे बाजार में पूर्ति पक्ष जो है वो ज़्यादा प्रभावी होता है। फिर है कार्य के अनुसार वर्गीकरण, अर्थात सामान्य या जिसमें हम सामान्य या मिश्रित बाजार को लेते हैं। सामान्य बाजार का तात्पर्य या मिश्रित बाजार का जिसमें अनेक प्रकार की, कई प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उन सब का क्रय विक्रय एक साथ, उनका क्रय विक्रय एक साथ होता है, वो बाजार सामान्य या मिश्रित बाजार होता है। जहाँ कपड़े, सब्जी, धातुएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सारी वस्तुएं जहाँ पर मिलती हो, ऐसा बाजार जो है वो सामान्य या मिश्रित बाजार होता है। फिर विशिष्ट बाजार, विशिष्ट बाजार का तात्पर्य है कि जिसमें केवल एक ही वस्तु विशेष या उसकी ही किस्म का क्रय विक्रय किया जाता है, जैसे सब्जी मंडी, जैसे अनाज का बाजार, उपज बाजार, या फिर जैसे हम कहें सराफा बाजार। तो ये सब जो है वो विशिष्ट बाजार के अंतर्गत आते हैं। फिर निरीक्षण के आधार पर या प्रमाणीकरण के निरीक्षण के आधार पर, जैसे हम बहुत सारी वस्तुएं ऐसे होती है जिसको केवल देखकर ही जिसका विक्रय हम कर सकते हैं, ऐसे बाजार में निरीक्षण के आधार, ऐसे बाजार जहाँ पर केवल देख कर निरीक्षण करने के आधार पर बेची जाने वाली जो वस्तुएं होती है, वो जो बाजार है वो निरीक्षण के आधार पर वस्तु का बिक्री बाजार कहलाता है। फिर है प्रामाणिक या नमूने के द्वारा बिक्री का बाजार, जिसमें विक्रेता जो है वो अपने विक्रय प्रतिनिधियों के द्वारा या उनके घर घर जाकर ग्राहकों को अपने सैंपल को देख कर दिखाकर जहाँ क्रय विक्रय किया जाता है, जैसे साबुन है, पाउडर है, क्रीम है, ये सारी जो वस्तुएं हैं, इन बहुत सारी वस्तुओं का जो क्रय विक्रय है वो नमूने को देखकर होता है। फिर ग्रेडिंग द्वारा विक्रय, वस्तुओं का विक्रय बाजार, जिसमें ग्रेड या श्रेणी के नाम के श्रेणी के द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। इनमें जो नाम से ही उत्पादक हैं और उपभोक्ता हैं वो समझ जाते हैं और वो वस्तुओं का क्रय विक्रय कहते हैं। जैसे गेहूं की बहुत सारी श्रेणियां होती है, बहुत सारी जो वस्तुएं हैं, चावल की जैसे श्रेणी ग्रेड होती है, जैसे देहरादून के जो चावल है वो 4 ग्रेड के होते हैं, 1, 2 आदि। और गेहूं में भी जैसे सोना है, कोटा फार्मी है, बहुत सारे जो प्रकार हैं, तो उनको उनके नाम से ही जो क्रय विक्रय किया जाता है वो ग्रेडिंग के आधार पर क्रय विक्रय होता है। और बहुत बार जैसे उनका ट्रेडमार्क भी होता है, अर्थात कोई एक विशेष उसका जो चिन्ह है, जो लोगो है, उसके आधार पर भी वस्तुओं की खरीद बिक्री की जाती है। जैसे लक्स का साबुन है, वंडर सीमेंट है, बहुत सारी जो वस्तुएं हैं उनमें ट्रेडमार्क के आधार पर भी बिक्री की जाती है। फिर आता है हमारा मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। इसमें 2 बाजार आते हैं, जैसे एक तो फुटकर बाजार और दूसरा है थोक बाजार। फुटकर बाजार जहाँ पर बहुत थोड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं, और थोक बाजार का तात्पर्य जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में जो विक्रेता हैं, उत्पादक, उनके द्वारा थोक में वस्तुएं बेची और खरीदी जाती। फिर आता है प्रतियोगिता के आधार पर वर्गीकरण। इसमें हम जो वर्गीकरण करते हैं उसमें सबसे पहला पूर्ण प्रतियोगी बाजार जो है उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारे क्रेता विक्रेता हों। उन सभी क्रेताओं विक्रेताओं को बाजार में किस स्थान पर कौन सी वस्तु कितनी कीमत पर बिक रही है, इस सब की जानकारी होती है। और
जो वस्तुएं हैं वो समरूप होती है, इसलिए एक वस्तु का एक समय में पूरे बाजार में एक ही मूल्य होता है और उसमें जो प्रतियोगिता होती है वो पूर्ण और स्वतंत्र होती है, अर्थात फर्मों का जो प्रवेश और बहिर्गमन है वो स्वतंत्र होता है। इसलिए सब फर्मों को दीर्घकाल में सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। फिर है और उस वहाँ पर बाजार में कोई वस्तुओं के निकट जो स्थानापन्न है वो नहीं पाए जाते हैं, अर्थात सारी वस्तुएं एक समान ही होती है, समरूप वस्तुएं होती। फिर है अपूर्ण प्रतियोगी बाजार, जहाँ पर ये बाजार ऐसा होता है जहाँ पर प्रतियोगिता का अभाव होता है, पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है। इसमें जो क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या है वो अपेक्षाकृत अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम होती है और क्रेताओं और विक्रेताओं को लापरवाही या अज्ञानतावश बाजार के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती है। और चूंकि यहाँ पर वस्तु विभेद या उनके स्थानापन्न पाए जाते हैं, इसलिए एक वस्तु का एक ही समय में जो मूल्य है वो समान नहीं होता है, अर्थात एक से अधिक मूल्य प्रचलित रहता है बाजार में। फिर है एकाधिकारी बाजार। ये बाजार का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें विक्रेता तो एक ही है, विक्रेता और पूर्तिकर्ता वो एक स्वयं होता है और अनेक विक्रेता होते हैं, अर्थात उसका पूर्ति पर पूर्ण प्रभावी नियंत्रण होने के कारण वह बाजार में जो वस्तु के मूल्य हैं उनको प्रभावित कर सकता है। धन्यवाद।